आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे को जानने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सर्वेक्षण 2024-25 का किसी भी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश होने से पहले बजट पेश होने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की जाती है संसद में। हम लोग जानते हैं कि बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2025 का बजट भी 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। उससे एक दिन पहले 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया सामान्यतः देश के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। यह सर्वेक्षण में अनेक सेक्टर को देखा गया है। इस सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था की स्थिति। उसकी स्थिति क्या है? तो फिजिकल ईयर 25 में अनुमान लगाया गया है कि उसकी वृद्धि दर कितना होना होगी 6.4%। वित्त वर्ष 2025 का और 2026 का अनुमान लगाया गया है 6.3 से 6.8 के बीच में होगी वृद्धि दर। तो इसे रिकॉल करते हैं। फिजिकल ईयर 2025 का वृद्धि दर, इकोनॉमी का वृद्धि दर 6.4% और फिजिकल ईयर 2026 का 6.3 के और 6.8 के बीच में रहेगी। ये दोनों के बीच में रहेगी। साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखते हैं। 2024 के आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि देखी गई। चुनाव जो 2024 में हुआ है उसके बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि देखी गई। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। वैश्विक सेवा निर्यात, ये सर्विस एक्सपोर्ट जो हुआ है उसमें सर्विस को निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व में जितने भी देश सेवा के क्षेत्र में निर्यात करते हैं उसमें 7वें नंबर पर भारत है। दूसरा इसका चैप्टर या बिंदु है मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में विकास। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे अभी आया है 2024-25 का, उसे कितने अध्यायों या कितने सेक्टरों में बांटा गया है। तो इसमें याद करने वाली है कि कितने हैं, बताया गया है 13 अध्यायों में। दूसरा अध्याय क्या है? मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास। इसमें 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से 3.6 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई। इतना ऐसे प्रस्ताव थे 1068 जो दिवालिया हो गए, उनसे 3.6 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई। बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। बीमा की जो प्रीमियम है उसमें 7.7% की वृद्धि हुई है और पेंशन के क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, भारत के शेयर बाजारों में बेहतर प्रदर्शन हुआ। इसका यह अर्थ यह हुआ कि भारत के शेयर मार्केट में पैसे अधिक आए हैं, इन्वेस्टर बहुत आए हैं और उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इसमें मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में जनरली 3 पॉइंट को देखते हैं। 1068 दिवालीपन प्रस्तावों से 3.6 लाख करोड़ रुपए की वसूली, प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन में 16% की वृद्धि, भारत के शेयर बाजारों में बेहतर प्रदर्शन।
तीसरा है बाहरी क्षेत्र। तीसरा अध्याय बाहरी क्षेत्र। निर्यात में 6% की वृद्धि, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। जो एक्सपोर्ट होते हैं, जो निर्यात होता है भारत से, उस निर्यात के क्षेत्र में भारत की वृद्धि 6% हुई है। एनुअली 6% की वृद्धि हुई है। लेकिन वही सर्विस सेक्टर में 11.6% की, सेवा क्षेत्र में कितना हुआ है? 11.6% की वृद्धि हुई है। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में दूसरा स्थान है। निर्यात में तो 6% की वृद्धि हुई है, लेकिन कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में, इसकी निर्यात में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है निर्यात करने के क्षेत्र में। फिजिकल ईयर 2025 में एफडीआई प्रभाव में 17.9% की वृद्धि हुई है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो आते हैं, उसमें 17.9% की वृद्धि हुई है। और यह जो है 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये जो 17.9% की वृद्धि हुई है, जिससे क्या हो गया? एफडीआई हो गया है 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, फॉरेन रिजर्व जो है 640 माने 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, माने 640 बिलियन के डॉलर के करीब है। चौथा अध्याय में देखेंगे कीमतें और मुद्रास्फीति। इसमें आरबीआई ने एक अनुमान लगाया है। आरबीआई और आईएमएफ, इसे आरबीआई जो इंडिया का हुआ और आईएमएफ इंटरनेशनल हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अनुसार एक अनुमान लगाया गया है कि 2026 में मुद्रास्फीति दर कितना रहेगी? 4% रहेगी भारत का। इससे पहले हम देखे हैं कि वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम हो गई थी। वही वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर 4.9% हो गई है। वैश्विक मुद्रास्फीति 24 में कितना रहा है? 5.7%। और 2025 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति, एक थोक मुद्रास्फीति होती है, एक खुदरा होती है, तो इसमें खुदरा मुद्रास्फीति कितना है? 4.9%। मतलब ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 2026 में मुद्रास्फीति कितना रहेगा आरबीआई के अनुसार या आईएमएफ के अनुसार। पांचवा अध्याय मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। हमारा देश का दृष्टिकोण क्या है, उसमें बताया गया है कि विकसित भारत 2024 का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हासिल करने के 8% की वृद्धि करना आवश्यक हो गया। ये विकसित भारत कितना है? 2047 तक, ये गलती से हो गया, तो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। उसको प्राप्त करने के लिए 8% एनुअली हमको वृद्धि करना पड़ेगा। हमारा इकोनॉमी वृद्धि दर कितना होना चाहिए? 8%। अगर हमेशा वो प्राप्त करेंगे या उससे ऊपर प्राप्त करेंगे, तो 2047 तक हम एक विकसित भारत हो जाएंगे। नेक्स्ट है एसएमई के विनियमन ध्यान केंद्रित करना है। इसमें और भी होता है कि जैसे में स्मॉल जो कंपनियां हैं, उसमें के विनियमन पर ध्यान देना कि विनियमन कैसे हो रहा है, जिससे क्या है व्यापार करना आसान हो सके। छठा अध्याय है निवेश और बुनियादी ढांचा। इसमें फिजिकल ईयर 2025 में 5,853 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ। 2025 में भारत में 5,853 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ। पूछा ही जाएगा क्वेश्चन कि 2025 में नेशनल हाईवे कितना किलोमीटर का निर्माण हुआ, तो 5,853।
साथ ही तथा अक्षय ऊर्जा क्षमता में 15.8% की वृद्धि हुई है। जो अक्षय ऊर्जा है उसमें भी वृद्धि हुई है, उसका वृद्धि कितना हुआ है? 15.8%। सातवां अध्याय है उद्योग। फिजिकल ईयर 2025 में औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। इसमें औद्योगिक विकास कितना? 6.2%। और ऑटोमोबाइल में वृद्धि देखा गया है 12.5% की वृद्धि देखा गया है। उद्योग में 2025 के जो औद्योगिक विकास दर रहा 6.2% और ऑटोमोबाइल में 12.5% की वृद्धि दर देखा गया तथा साथ में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत जो है वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6वें स्थान पर पहुंचा। पेटेंट किसी चीज के लिए, पेटेंट किसी वस्तु खरीदना या किसी नए चीज के लिए पेटेंट लेना पड़ता है, तो पेटेंट फाइलिंग में भारत का स्थान 6 है। 8वां अध्याय सेवाएं। तो सेवाएं में देखते हैं कि फिजिकल ईयर 2025 में जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हो गया। इसका अर्थ हुआ है कि फिजिकल 2025 में जैसे 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी सेक्टर को ही क्या कहते हैं? सेवा सेक्टर। उसका योगदान कितना रहा? 15.3%। अगर 100 है, इकोनॉमी हमारा 100% है, उसमें 55.3% कौन सा है? केवल सेवा क्षेत्र का ही योगदान है, माने टर्सरी सेक्टर का ही योगदान है। फिजिकल ईयर 2025 में अप्रैल से नवंबर तक ये काउंट किया गया है, जिसमें दिखाया गया है, बताया गया है सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात में कितना है? 12.8% की वृद्धि हुई है। और यहाँ हम देखेंगे औद्योगिक विकास में कितना हुआ है? 6.2% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है 9वां अध्याय कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। तो 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान रहा तथा खरीफ खाद्यान्न उत्पादन फिजिकल ईयर 2024 में 89.37 लाख मीट्रिक टन बढ़ने की उम्मीद। एक अनुमान लगाया गया कि 2024 में 89.37 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीफ फसल का उत्पादन होगा। खरीफ खाद्यान्न माने खरीफ फसल का उत्पादन अधिक होगा। कितना? 89.37 लाख मीट्रिक टन 2024 में। साथ ही अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी में क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा जैसे हर साल सरकार क्या करती है, एमएसपी पर, चाहे वो चावल का, गेहूं का, इस तरह से 22 फसल जिस पर सरकार एमएसपी देती है, उसमें हर साल कुछ ना कुछ परसेंट वृद्धि होती है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें देखा गया है अरहर और बाजरा का, जिसमें अरहर पर 59% की वृद्धि और बाजरा पर 77% की वृद्धि हुई है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि हुई है, अच्छा वृद्धि देखने के लिए मिला है। 10वां अध्याय है जलवायु और पर्यावरण। इसमें सरकार द्वारा एक लाइफ पहल, LIF पहल की शुरुआत की गई है, जिसका होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। माने ऐसा लाइफ स्टाइल बनाओ जो इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचे, उसको बेहतर बनाया जाए। इसे सरकार द्वारा इस योजना को, इस पहल को जारी किया गया। इससे आग्रह किया गया सभी लोग, जितने भी भारत के नागरिक हैं, लाइफ पहल को अपनाएं, फॉलो करें, जिससे हमारी इन्वायरमेंट में अच्छी सुधार हो। तो लाइफ का अर्थ यहाँ हुआ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसे बढ़ावा देने की कोशिश की गई है कि लाइफ का पहल की अनुसरण करें। इससे साथ साथ भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता का 46.8% तक पहुंच गई। जैसे बिजली जितनी भी उत्पादन की जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि जितनी बिजली उत्पादन हो जाती है वो कोयले से होती है। तो कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन के साथ साथ गैर जीवाश्म ईंधन से भी बिजली बनाया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा।
तो जो गैर जीवाश्म ईंधन है उसके बिजली उत्पादन में उसकी भागीदारी 46.8% हुई है। तो 100 में 46.8% क्या हो गया है, गैर जीवाश्म का। और बाकी बचा क्या है, जीवाश्म ईंधन द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। इसका अर्थ हुआ कि आज भी जो है हम लोग 50 से अधिक जो होती है, 50% से अधिक बिजली का उत्पादन हम लोग जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके करते हैं। भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल की वृद्धि हुई है। कार्बन एक स्टॉक होता है कि हम कार्बन कितना स्टॉक कर लिए, जो CO2 के समतुल होता है। तो उसे बताया गया कि अब तक जो इस आर्थिक सर्वेक्षण बताया गया है कि जो कार्बन सिंक है, जो कार्बन स्टॉक है, वो 2.29 बिलियन टन के बराबर हम वृद्धि कर लिए हैं। जो हमारा ये टारगेट कहाँ तक था, 2030 तक था, जिसे हम कॉप में डिसाइड किए थे कि हम 2030 तक 2.29 बिलियन के लगभग हम CO2 समतुल की वृद्धि हासिल कर लेंगे, जो अभी ही है हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट अध्याय है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। तो स्वास्थ्य में व्यय हो गया 29% बढ़कर 48% हो गया है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय कितना हो गया, 29% से बढ़कर 48% हो गया है। आयुष्मान भारत ने रुपये 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। आयुष्मान योजना जो भारत की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उससे 1.25 लाख करोड़ की रुपया की बचत हुई है। कितने रुपए की बचत हुई है, तो 1.25 लाख करोड़ की बचत हुई इस योजना के कारण। नेक्स्ट अध्याय है रोजगार और कौशल विकास। इसमें बताया गया तो फिजिकल ईयर 2024 में बेरोजगारी दर घट के कितना हुआ है, 3.2%। एक बेरोजगारी दर होती है कि कितना दर जो है अभी है, तो वह दर कितना है, 3.2% है। पिछले 6 वर्षों में ईपीएफओ में वृद्धि दोगुनी हो गई है। ईपीएफओ का अर्थ होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक फंड होती है जहां एम्प्लॉय जो कहते हैं अपने पैसों को जमा करते हैं। तो पिछले 6 वर्षों में लोगों की पैसा जमा ज्यादा लोग कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी है सरकारी कर्मचारी, वो अपने पैसे ज्यादा जमा कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी ईपीएफओ में फंड दोगुनी हो गई है पिछले 6 वर्षों में। अगर 6 वर्ष पहले अगर 50,000 करोड़ था, तो अभी हो गया है 100,000 करोड़ रुपया। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था आजकल हर चीज में डिजिटलीकरण हो रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, हर क्षेत्र में एक नए रोजगार मिल रही है। लास्ट 13वां अध्याय है एआई युग में श्रम। अब क्या है कि हम लोग जितने भी आजकल देख रहे हैं, हर क्षेत्र में एआई का यूज किया जा रहा है। तो इसमें ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा युवा को ट्रेनिंग दिया जा रहा है जो एआई के रिलेटेड लाभ उठा सके। हम इसे एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। कब, 31 जनवरी 2025। इसे 13 अध्याय में बांटा गया है। तो पहला अध्याय में अर्थव्यवस्था की स्थिति, जिसमें बताया गया है 2025 में हमें अनुमान है कि 6.4% की इकोनॉमी वृद्धि होगी और 26 में 6.3 से 6.8। इसमें बताया गया कि पूंजीगत जो वृद्धि व्यय हुई है आम चुनावों के बाद 2024 में, उसमें 8.2% की वृद्धि हुई है। भारत, ये इंपॉर्टेंट है, भारत जो सेवा के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 7%, हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। जो वैश्विक सेवा का निर्यात होता है उसमें 7वीं स्थान कौन है, भारत का है। दूसरा है अध्याय मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र। इसमें जो भी दिवालियेपन हुआ है, प्रस्ताव आया, उससे हम पैसे वसूल किए गए, तो उसमें 3.6 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई। और प्रीमियम में 7.7% की वृद्धि, पेंशन में 16% की वृद्धि देखी गई है। भारत का शेयर बाजार बेहतर हुआ, इसका अर्थ है इन्वेस्टर बहुत उसमें आए।
तीसरा है बाहरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र में बताया गया है कि निर्यात में 6% वृद्धि, सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर और सूचना क्षेत्र में भी निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। भारत में एफडीआई का प्रभाव भी वृद्धि हुई है, वह प्रभाव 17.9% है, जो क्या है 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा हो गया है 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। चौथा है अध्याय कीमतें और मुद्रास्फीति में हम लोग देखे हैं कि भारत का जो अनुमान लगाया गया 2026 में मुद्रास्फीति रहेगी 4%। जो 2024 में था विश्व का 5.7%। और 2025 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितना हो गया था 4.9%। पांचवा अध्याय देखे थे कि मध्यम अवधि की दृष्टिकोण। इसमें बताया गया था कि विकसित भारत जो 2047 का लक्ष्य रखा गया है, ये इसमें गलत लिखा गया है। 2047 का लक्ष्य रखा गया, उसको प्राप्त करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना पड़ेगा। हर साल हम 8% के हिसाब से अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम 2047 तक एक विकसित भारत बन जाए। साथ में एक बताया गया कि एसएमई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे उनके व्यापार में इजी हो, उनकी व्यापार करने में सुविधा हो, ताकि हमारी एक्सपोर्ट में वृद्धि हो सके। छठा अध्याय था निवेश और बुनियादी ढांचा। इसमें देखा गया कि हम किस क्षेत्र में कितना काम किए हैं। तो 2025 में जो है नेशनल हाईवे का निर्माण 5,853 किलोमीटर हुआ है। और अक्षय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 15.8% की वृद्धि हुई है। सातवां देखें अध्याय उद्योग। उद्योग में औद्योगिक दर कितना रहा है 6.2%। और ऑटोमोबाइल की वृद्धि में 12.5%, मैंने डबल रहा। तो अगर हमको औद्योगिक विकास दर याद रहेगा 6.2%, तो उसको ऑटोमोबाइल में कितनी वृद्धि हुई है 12.5%। ये औद्योगिक विकास दर ओवरऑल है कि औद्योगिक क्षेत्र में सेकेंडरी जो सेक्टर है इकोनॉमी का भारत का, उसमें 6.2% की वृद्धि हुई है। लेकिन उसी का एक पार्ट है ऑटोमोबाइल, उसमें वृद्धि हुई है 12.5%। भारत जो है पेटेंट फाइलिंग में छठे स्थान पर है। आठवां सेवाएं है। आठवां अध्याय क्या है सेवाएं। इसमें सेवाएं का जो है योगदान 55.3% का योगदान है। कितना 55.3% का। नौवां अध्याय कृषि और खाद्य प्रबंधन। इसमें दिखा बताया गया है कि जो फिजिकल ईयर 24 में कृषि उत्पादन में 16% की वृद्धि हुई। कृषि का उत्पादन में 16% की वृद्धि हुई है। और खरीफ फसल जो है का अनुमान लगाया गया है कि 89.37 लाख मीट्रिक टन की बढ़ने की उम्मीद है। कितना लाख बढ़ जाएगा, कितना 89.37 लाख। अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी में क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि हुई है। दसवां अध्याय था जलवायु पर्यावरण। इसमें लाइफ पहल पर जोर दिया गया है, बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। इसमें बताया गया है कि गैर साथ ही पर्यावरण को बचाव करने के लिए पर्यावरण को सुरक्षा के लिए गैर जीवाश्म ईंधन की बिजली उत्पादन क्षमता में का जो है योगदान 46.8% पहुंच गई है। और भारत के कार्बन सिंक में 2.2 लाख बिलियन टन CO2 के समतुल में वृद्धि हुई है। तेरा 11वां अध्याय सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी व्यय होता था 29%, अब उसे बढ़ाकर गया 48% हो गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत इससे हमें भारत को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। 12वां अध्याय था रोजगार और कौशल विकास। इसमें फिजिकल ईयर 2024 में बेरोजगारी दर घट के कितना है 3.2% है। पूछा जाएगा 2024 में बेरोजगारी दर घट कितना था 3.2%। पिछले 6 वर्षों में ईपीएफओ में वृद्धि दर कितनी हुई है, दोगुनी हो गई है। साथ में डिजिटल अर्थव्यवस्था नवीकरणीय ऊर्जा पर भी जोर दिया जा रहा है। 13वां अध्याय है जो लास्ट अध्याय है वो एआई युग में श्रम। एआई युग में कैसे हम श्रम कैसे काम करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, इससे कैसे लाभ उठाएंगे, इसके बारे में बताया गया है। इस तरह से हमारी इकोनॉमिक सर्वे समाप्त होती है।